उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ जनता के बीच नहीं बल्कि पार्टियों के भीतर चल रही है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, सभी दलों ने टिकट बांटने से पहले गुप्त और जमीनी सर्वे का सहारा लिया। दावा है कि सर्वे बताएगा कि कौन विधायक जनता की कसौटी पर खरा उतरा और किसकी रिपोर्ट कमजोर है। लेकिन सवाल यह कि क्या टिकट अब सिर्फ सर्वे से तय होंगे? अगर ऐसा है तो फिर पार्टी नेतृत्व, जातीय समीकरण, संगठन की राय और राजनीतिक मजबूरियों की भूमिका क्या रह जाएगी? इतिहास बताता है बीजेपी ने 2022 में बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट बदल दिए। कई नए चेहरे जीते भी, लेकिन कई सीटों पर नुकसान भी हुआ। समाजवादी पार्टी ने भी सर्वे और स्थानीय फीडबैक के आधार पर उम्मीदवार बदले, लेकिन हर फैसला चुनावी जीत में नहीं बदला। यानी सवाल यही है, क्या सर्वे जीत का फॉर्मूला है या सिर्फ टिकट बांटने का एक नया पैमाना? नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और अब सबसे अहम सवाल, अगर इस बार टिकटों का आधार जमीनी सर्वे है तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? माना जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे विधायकों के टिकट कट सकते हैं। नए चेहरे, युवा नेता और बेहतर संगठनात्मक पकड़ रखने वाले दावेदारों को मौका मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि क्या सर्वे पूरी तस्वीर दिखा सकता है? क्या कुछ 100 या कुछ हजार लोगों की राय लाखों वोटरों की सोच का प्रतिनिधित्व कर सकती है? और अगर सर्वे में कोई नेता आगे है लेकिन जातीय समीकरण उसके खिलाफ है, तब फैसला किसके पक्ष में जाएगा, सर्वे के या फिर राजनीति के? आज की बहस का मुद्दा यही है, क्या गुप्त सर्वे टिकट वितरण में पारदर्शिता लाएंगे या फिर आखिरी फैसला हमेशा की तरह राजनीतिक गणित की तरह ही होगा? इसी बड़े सवाल पर आज की सीधी बहस होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में टिकट वितरण हमेशा से सबसे कठिन फैसला रहा है। अब पार्टियां इसे केवल नेताओं की सिफारिश या संगठन की रिपोर्ट के आधार पर नहीं छोड़ रही, बल्कि प्रोफेशनल एजेंसियों और संगठनात्मक फीडबैक के जरिए कई स्तरों पर सर्वे करा रही है। बीजेपी 403 विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन, जनता में स्वीकार्यता और संगठन के साथ तालमेल का आकलन कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी कार्यकर्ताओं और स्थानीय समीकरणों के आधार पर दावेदारी की ताकत माप रही है। अगर पिछले चुनावों पर नजर डालें तो यह रणनीति नई नहीं है। 2017 में बीजेपी ने बड़े पैमाने पर उम्मीदवार बदले थे और पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला। 2022 में भी बीजेपी ने करीब 100 से अधिक मौजूदा विधायकों के टिकट काटे। इनमें से कई सीटों पर नए उम्मीदवार जीतने में सफल रहे, हालांकि कुछ जगह नुकसान भी हुआ। समाजवादी पार्टी ने भी 2022 में कई सीटों पर आखिरी समय तक सर्वे और स्थानीय फीडबैक के आधार पर उम्मीदवार बदले, जिससे कुछ क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर हुआ, लेकिन कई जगह गुटबाजी भी सामने आई। यानी अनुभव बताता है कि सर्वे उपयोगी जरूर है, लेकिन जीत की गारंटी नहीं। इस बार सर्वे का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि पार्टियां समय रहते एंटी इनकम्बेंसी यानी कि मौजूदा विधायकों के खिलाफ नाराजगी को पहचान ले। दूसरा, स्थानीय स्तर पर कमजोर या निष्क्रिय नेताओं की जगह ऐसे उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है जिनकी जनता में पकड़ ज्यादा हो। तीसरा, जातीय और सामाजिक समीकरणों के साथ साथ उम्मीदवार की व्यक्तिगत स्वीकार्यता का भी बेहतर आकलन हो सकेगा। हालांकि इस बार एक बड़ा बदलाव ये भी देखने को मिल सकता है कि केवल लोकप्रियता नहीं बल्कि संगठन के साथ तालमेल, बूथ प्रबंधन की क्षमता और सोशल मीडिया पर सक्रियता भी उम्मीदवार चयन का हिस्सा बन सकती है। पार्टियां अब केवल भीड़ जुटाने वाले नेता नहीं बल्कि वोट में बदलने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवार तलाश रही है। इसके अलावा महिला, युवा और नए चेहरों को भी सर्वे के आधार पर पहले की तुलना में
अधिक अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है। यानी साफ है कि चुनावी सर्वे अब टिकट वितरण का अहम आधार बन चुका है, लेकिन यह आखिरी फैसला नहीं होता। अंतिम मुहर अब भी पार्टी नेतृत्व ही लगाता है, जहां सर्वे के साथ जातीय समीकरण, संगठन की राय, जीत की संभावना और राजनीतिक रणनीति सभी को साथ रहकर निर्णय लिया जाता है। यही वजह है कि कई बार सर्वे में आगे रहने वाला दावेदार भी टिकट से चूक जाता है, जबकि राजनीतिक परिस्थितियां किसी दूसरे चेहरे के पक्ष में फैसला करा देती है। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल नेताओं की लोकप्रियता का नहीं, बल्कि डेटा, संगठन और जमीनी फीडबैक के संतुलन की भी परीक्षा होगी। जो पार्टी इन तीनों के बीच बेहतर तालमेल बैठाएगी, वही टिकट वितरण में बढ़त हासिल कर सकती है और यही बढ़त चुनावी नतीजों पर भी असर डाल सकती है। तो 2027 का रण है उत्तर प्रदेश में और जाहिर तौर पर टिकट बंटवारा बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है हर पार्टी के लिए। लेकिन इस बार कैसे खास होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि हर पार्टी सर्वे करा रही है। सर्वे के आधार पर आगे की रणनीति बनेगी और तब तय होगा कि कौन आदमी टिकट ले रहा है, किसे टिकट मिल रहा है, किसे नहीं मिल रहा है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सर्वे मायने रखता है या फिर जातिगत जो रणनीतियां हैं, जातियां हैं, या फिर वो जनगणना है, वो समीकरण है जिसके जरिए आप वोटरों को साधते हैं, या फिर वो फिल्टर है जो सिर्फ आई वॉश के लिए दिखाया जाता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। अश्विनी शाही बीजेपी के नेता मेरे साथ हैं, कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता सपा के मेरे साथ हैं, रोहन सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के साथ है मेरे, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अश्विनी जी आपके पास जा रहा हूं, क्या वाकई ऐसा है कि सिर्फ सर्वे के आधार पर आप कैंडिडेट तय कर लेंगे? क्या वाकई ऐसा है कि चंद 100 सैंपल पेपर या 1000 मान लेते हैं, उसके आधार पर जनता का मूड आप तय कर लेते हैं? क्या इसके जरिए इस बार आप भी टिकट दे रहे हैं? अनुज जी, सर्वे तो लगभग हर सभी पार्टियां कराती हैं और आज से नहीं होता है और कई 100,000 में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में तो कई लेयर की चीजें देखी जाती हैं, बूथ से लेकर किस बूथ पर क्या स्थिति है, कितना उस नेता ने उस क्षेत्र को समय दिया है, उसकी लोकप्रियता क्या है, उसके पीछे कोई ऐसा तो आपराधिक इतिहास नहीं है। काफी चीजों का सर्वे भी होता है और पार्टी अपने स्तर पर भी कराती है, बाहर से भी कराती है और जिताऊ कैंडिडेट को हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग टिकट दिया करें। और लगभग मुझे लगता है कि सभी पार्टियां कमोबेश यही करती हैं। खास करके समाजवादी पार्टी की बात हम न करें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इनके पीछे तो कौन लठैतों का सरदार है उसको दिया जाता है, मुख्तार अंसारी को का कौन चेला है उसको दिया जाएगा। ये तो उनकी बात छोड़ दीजिए। हम लोगों ने काम करने वाले कार्यकर्ताओं को हमेशा तरजीह दी है और 1000 नहीं, हम लोग तो अगर एक विधानसभा में लगभग एवरेज अगर मान लिया जाए तो 300 बूथ एक विधानसभा में होता है, कहीं पर कुछ कम, कहीं पर कुछ ज्यादा। तो उस बूथों पर लोकप्रियता हम लोग जांच कर कि उस बूथ अध्यक्ष की क्या है, वहां पर अहमियत है, क्या वो बता रहा है इस प्रत्याशी के बारे में, क्या वहां का मंडल अध्यक्ष बता रहा है। क्योंकि संगठन वाइज भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सशक्त है उत्तर प्रदेश में। हमको बहुत दूर दूर तक कोई पकड़ नहीं पाएगा संगठन में, क्योंकि हमारे कई अनुवांशिक संगठन भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन हैं। अपना जो जिला वो बूथ अध्यक्ष से लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष तक एक पूरी चेन है, उसके थ्रू उसको जानना पड़ता है। उसके बाद टिकट का बंटवारा होता है, जो कि फाइनल जो है हमारे यहाँ एक बोर्ड बैठता है वो करता है जी। इसमें भी थोड़ा मिथक है, मैं उस पर भी बात करूंगा। मैं कीर्ति निधि पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। कीर्ति निधि जी, आपको क्या लगता है कि ये सर्वे जो आप भी करा रहे हैं, क्या इससे सिफारिशी संस्कृति खत्म हो जाएगी? सवाल मेरा आपसे ये है। देखिए अनुज जी, सर्वे ही टिकट का आधार है ऐसा नहीं। सर्वे संकेत देता कि उस विधानसभा में क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, कौन व्यक्ति काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसकी पब्लिक में चर्चा है, किसकी पॉजिटिव है, किसकी निगेटिव है समाजवादी पार्टी में। और जहां तक संगठन का सवाल है, बूथ से लेकर के और पूरे जिले तक की कमेटी, विधानसभा बूथ कमेटी, जिले की कमेटी, ये बराबर रिपोर्ट देते रहते हैं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, इधर आपने देखा होगा
कि लगातार जनपदवार संगठन से के लोगों से लगातार संपर्क करते रहे, उनसे बात करते रहे, उनसे फीडबैक विधानसभा वाइज अलग अलग लेते रहे। तो फीडबैक भी है, सर्वे एक संकेत देता है, सर्वे भी है, और सबसे जो मूल आधार है जी पीडीए का जो हमारा फार्मूला है, पीडीए के फार्मूले पे हम उम्मीदवार तय करेंगे और जो जिताऊ होगा वही उम्मीदवार है। और जो बात अश्वनी जी कह रहे थे ना कि लठैत और तमाम बात, ये सब मैं आरोप प्रत्यारोप में पहले दौर में नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी बात ही आरोप प्रत्यारोप से शुरू कर दिए। कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार को टिकट इन्हीं लोगों ने दिया जो रेपिस्ट है, जिनको सजा है। और ऑल ओवर इंडिया बात करूंगा ना तो तमाम रेपिस्टों को बार बार बेल दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही, चाहे हरियाणा हो चाहे गुजरात हो, तमाम जगह ऐसे उदाहरण है। तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। अभी बात सर्वे की हो रही थी। सर्वे एक संकेत है, सर्वे एक आधार देता है, पार्टी को एक संकेत देता है, और उस संकेत सर्वे भी उसमें एक आधार बनाया जाता है। लेकिन मूल जो स्ट्रक्चर था वो ये है कि नीचे से फीडबैक जो वो कार्यकर्ताओं के फीडबैक के हिसाब से जो जिताऊ है वही उम्मीदवार है। लेकिन मेरा सवाल था आपसे कीर्ति निधि जी, संस्कृति जो है सिफारिशी वो खत्म हो जाती है क्या इस सर्वे की वजह से, कि भाई किसी को सिफारिश करके हम टिकट दिला दें? ये तो पुरानी कल्चर है। सिफारिश आप किसको कहते हैं? अगर जिले का कमेटी, जिले की कमेटी, विधानसभा की कमेटी अगर किसी व्यक्ति की सिफारिश करती है तो क्या उसको सिफारिश कहा जाएगा? अगर शिवपाल यादव किसी की तारीफ कर दे और कहे कि ये कैंडिडेट अच्छा है तो इसे क्या कहेंगे आप? नहीं, उसको तो सिफारिश, उसको तो सिफारिश माना जाता है। लेकिन नीचे से जब मैं कह रहा हूं ना, मैंने कहा ना, बूथ से लेकर के विधानसभा और जिला वाइज ये जो रिपोर्टिंग है उस आधार पर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जो उम्मीदवार तय करेंगे, और उम्मीदवार उसी तरीके से तय होंगे जैसे 24 में तय किया गया हम लोग। चलिए वापस आऊंगा आपके पास। 24 रोहन सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस के मेरे साथ है। रोहन जी, क्या आप भी इस बार सर्वे के सहारे हैं या फिर बैसाखी के तौर पर सपा साथ है आपके? अनूप जी, देखिए सवाल पूछने का ये तरीका क्या है कि वो सपा बैसाखी है। सपा हमारी भाई ये साथ की पार्टी है। मैंने रोहन जी, मैंने इसलिए ऐसा कहा, इमरान मसूद जी का बयान सुना था आपने, गौतम जी का भी बयान सुना था, इसीलिए मैंने कहा कि आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाए। कई बार, रुकिए ना बताते, कई बार ऐसा होता है ना कि पार्टी की जो कोहेरेंट पॉलिसी है, जो वॉइस है वो नहीं हो पाती, वो कई बार वो बीच मतलब उसका गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है। हमारी पार्टी प्रेसिडेंशियल फॉर्म की पार्टी है। हमारे यहाँ डीसीसी, पीसीसी और एआईसीसी इन्हीं के प्रेसिडेंट होते हैं। उन्हीं के निर्देशन में एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी होती है, और हमारे यहाँ सीडब्ल्यूसी में उसके प्रस्ताव पे चर्चा होती है। उसी में से उन्हीं लोगों को चुन के चुनाव टिकट निर्णय से लेके चुनाव कराने तक का मामला रहता है। अब रही बात सपा के साथ हमारा संबंध क्या है। समाजवादी पार्टी हमारी हम विचार पार्टी, जैसे इंडिया गठबंधन के और बाकी सारे दल, हम सारे लोग इकट्ठा हुए एक मकसद से, देश बचाने के, संविधान बचाने के, जो मानव मूल्य मतलब जो भारतीय मूल्य हैं उनकी रक्षा करने के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा करने के लिए। और हम सारे लोग, जब ये मकसद बहुत बड़ा होता है तो ये चुनाव और सीट शेयरिंग सब बहुत छोटी बात हो जाती है। जो समाजवादी पार्टी और हम लोग जहां जैसे आवश्यकता होगी वहां मिलकर लड़ लेंगे। आज के दिन में, आज प्रेजेंट की तारीख में हम लोगों के बीच में यही तय हो रहा है कि कहां पर बेहतर किस तरीके से लड़ना होगा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उसको हराना होगा। जी अनूप जी। चलिए, मैं सुनील कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सुनील जी, क्या वाकई सर्वे जिताऊ उम्मीदवार चुनने का एक जरिया है और सिर्फ चुनाव हारने के बाद ठीकरा फोड़ने के लिए कंपनियों पर दोष मढ़ने का एक कॉर्पोरेट बहाना भी बन गया? क्या आप मानते हैं इसे? देखो, ये सर्वे के माध्यम से ही अनूप कुमार जी टिकटें मिलती, तो 2022 के चुनाव में कई विधायकों की टिकट कट रही थी, लेकिन अंतिम समय में रोक दी गई। किनकी सर? बीजेपी की, सपा की, किसकी, ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की कह रहा हूं। अच्छा जी। समाजवादी पार्टी का ऐसा होता तो लोकसभा के चुनाव में आपने देखा अंतिम समय तक ए फॉर्म मिलने के बावजूद भी टिकटें बदली गई। यदि कांग्रेस की बात लेंगे तो तमाम प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर के टिकटें दे दी गई। तो कैसे फॉर्मूला माना जाएगा कि साहब सर्वे के आधार पर ही टिकटों का वितरण होता है? तो बड़े नेता हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार तय कर पाएंगे कि किसको टिकट देनी है, किसको टिकट नहीं देनी है।
तो सर्वे के आधार पर एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि सर्वे में आपका नाम ही नहीं आया, आप जातिगत के हिसाब से फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, आपके साथ वोट नहीं है, आपकी जाति का वोट नहीं है, ये सब बातें निकल के आती हैं। हाँ, लेकिन फिर भी सर्वे के आधार पर कुछ गणित तो समझ में पॉलिटिकल पार्टियों को आ जाता है कि संतुष्ट कितने हैं कितने नहीं है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब सर्वे में कहा संतुष्ट नहीं है विधायकों से, तो विधायकों ने किया क्या से संतुष्ट होंगे? तमाम विधायक कह रहे हैं कि सर थानेदार नहीं सुनना, एसडीएम नहीं सुनना, डीएम नहीं सुनना हमारी, तो किस बात से संतुष्ट होंगे? कौन से कामों को लेकर के संतुष्ट होंगे? विकास को लेकर के होंगे तो सीधे योगी जी पहुंच जाते हैं, योगी जी विकास की योजनाओं का शिलान्यास करते हैं। सड़कों की बात रही, बड़ी सड़कें हैं जिले की जहां 4 लेन बनाए जा रहे हैं, 2 लेन बनाए जा रहे हैं, वहां बड़े नेता मंत्री जाते हैं, वो उद्घाटन उनका करते हैं। तो ये भी कहना बेईमानी होगी कि सब विधायकों के कामों को देख करके आप संतुष्ट होंगे कि विधायकों ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया। इस बात को भी मैं नहीं मानता, बिल्कुल, क्योंकि तमाम विधायक एमपी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हमारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और आपने देखा भी होगा, किस विकास की बात करेंगे? कल बारिश हुई, आज बारिश हुई, नोएडा डूब गया, बिल्कुल डूब गया। 2 घंटे की बारिश में आपने देखा लोग घर में कैद हो गए, ऑफिस तक लोग नहीं पहुंच पाए। जहां दिल्ली से सटा हुआ, जहां सबसे विकसित शहर उत्तर प्रदेश का नोएडा है, और उस नोएडा में आप देखेंगे 2 घंटे की बारिश से अफरा तफरी मच गई। तो विकास की बात भी मत करिए। हाँ, लेकिन सर्वे के आधार पर मैं वही कह रहा हूं कि जहां मन मर्जी चलने लगती है, कई लोग हमने देखे हैं कि ऊपर से, जैसे आपने कहा ना, शिवपाल जी कह देंगे कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, टिकट मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी टिकट उनको? तमाम लोगों को सर्वे फेल हो जाता है, तमाम सर्वे फेल हो जाता है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम ऐसे एग्जाम्पल है कि ऊपर से फोन आया, लिस्ट में नाम ही नहीं, जिले से नाम नहीं गया, जिले की लिस्ट में नाम देखोगे तो नाम ही नहीं था उनका, जिले की लिस्ट से, और न प्रदेश की लिस्ट में था। तो ऊपर निर्णय संसदीय समिति ने कैसे उन पर घोषणा कर दी, कैसे उनका नाम फाइनल कर दिया? पैराशूट लैंडिंग हो गई सर, पैराशूट लैंडिंग हो गई। तो ये सब चीजें, हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा 2027 का चुनाव महत्वपूर्ण है, समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। या 2027 में समाजवादी पार्टी नहीं आती है तो समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश सूखा हो जाएगा, सूखा प्रदेश हो जाएगा, फिर सत्ता में लौटना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि राजनीतिक चंदा जो व्यवस्थाएं जो सत्ता में रहते हुए मिलती हैं, वो निश्चित तौर से इस बार भी बहुत कम समाजवादी पार्टी को, और 27 में नहीं आ पाती है तो और स्थिति खराब हो जाएगी, और चंदे के रूप में पैसे नहीं मिलेंगे। पार्टी चलाने के लिए, रैलियां करने के लिए सब चीजों की आवश्यकता होती है, ये सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रही है, ये तमाम आरोप लगा कि 2022 में मुख्यमंत्री के पसंद के एमएलए नहीं थे, इसलिए बहुत ज्यादा सीटें नहीं आई। 2024 के चुनाव में देखा कि मुख्यमंत्री जी के पसंद के सांसदों को टिकट नहीं दी गई, इसलिए हार गई। तो क्या इस बार मुख्यमंत्री की पसंद चलेगी? मुख्यमंत्री जी को पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री जी को विश्वास में लिया जाएगा? जिस तरीके की अटकलें थी कि सब मुख्यमंत्री को दरकिनार कर दिया गया, इसलिए पार्टी की ऐसी स्थिति हो गई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में समीक्षा हम लोग करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो मेहनत वाले कार्यकर्ता हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, या जिनको टिकट नहीं देनी है उनको संतुष्ट करने के लिए सर्वे की आड़ लेकर के बड़े नेता मुंह चुप करा देते हैं। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा कौशिक सर आपके पास। मैं अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी जी, अभी जो बात सुनील कौशिक जी ने कही कि भाई आपने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ जी के पसंद के लोगों को टिकट नहीं मिला, इसलिए आप जीत नहीं पाए। चलिए, क्या वहां सर्वे फेल था? आपका सर्वे कह रहा था कि फलां जीत रहा है, योगी आदित्यनाथ के आदमी को, जो उनके जो लोग थे उनको टिकट नहीं दिया, उनका सर्वे था कि नहीं वो जीत रहे हैं। तो फिर फेल कौन हुआ यहां? या फिर इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है? अनूप जी, देखिए, आप और कौशिक जी पत्रकार हैं, आप लोगों के पास बड़े सूत्र होते हैं, उतने सूत्र हम लोगों के पास नहीं हैं, और आप लोगों की किसी सूत्र और खबरों पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगाना है, आप समीक्षा करते रहिए। लेकिन पार्टियां अपने संगठन के हिसाब से, अपने जिताऊ कैंडिडेट के हिसाब से टिकट तय करती हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की सुनी गई, नहीं सुनी गई, ये किसी अखबार में छपा था क्या? या माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था? तो ये तो कयास लगाना आपका काम है, आप लगाते रहिए, उससे हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए मेरा ये कहना है, ये मेरा कहना है कि देखिए, संगठन
की क्षमता, हमारा प्रशिक्षण वर्ग से लेकर जनसंपर्क का कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है। उसमें से उभर कर जो आता है वही सर्वे में आता है। और सर्वे हमारे यहाँ तो 3-3, 4-4 लेयर का सर्वे होता है। कुछ तो पता ही नहीं रहता लोगों को सर्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यही बात समझिए आप जरा, यही बात समझिए अश्विनी जी, आपने कहा कि कैसे टिकट मिला कैसे नहीं मिला, मुख्यमंत्री जी ने कोई बयान दिया क्या? आपने तो मुझे नहीं कहा कि मैं सर्वे करा रहे हैं या फिर बीजेपी सर्वे करा रही है, या फिर किसी और ने कहा। सोर्स सूत्र कहीं ना कहीं हमें बता देते हैं, इसी के तहत हम पूछते हैं आपसे। हाँ, मैंने यही तो कहा कि मुझे आपके सूत्रों पर आपत्ति है ही नहीं है, ना आपके समीक्षा पर कोई आपत्ति है। सिर्फ ये हमको हमारा काम करना है। अब उसमें कयास लगाना मीडिया का काम है कि भाई कैसे मिला, किसकी सुनी गई, किसकी चली, ये तो बाद में बहुत लंबा विषय होता है। लेकिन हमारा जो जिताऊ कैंडिडेट है, उस जिताऊ कैंडिडेट को वहां की जनता की राय पर, वहां के कार्यकर्ताओं की राय पर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और ये हमेशा से चलता रहा है। बाकी अब उसके बाद कहीं जो है, देखिए ऐसा नहीं है पहले जैसे कांग्रेस रोहन भाई बैठे हैं, ये लोग तो जो है सरकार और मंत्री बदलवा दिया करते थे, पत्रकार भाई लोग। मगर प्रधानमंत्री के पीछे एक जहाज ही चलता था पूरा पूरा, तो वो कल्चर अब खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, इससे आप सहमत होंगे दोनों हमारे पत्रकार बंधु, कि भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो पत्रकारों को तो दूर दूर तक पता ही नहीं होता है, उस नेता को भी नहीं पता होता है, इतना जान लीजिएगा। तो देश को क्या पता होगा, ये अलग करती है। जहां सब लोग सोचना बंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां से सोचना शुरू करती है। तो हम लोग कुछ अलग तरीके से रणनीतिक कार्यक्रम बनाते हैं, जो हमेशा विपक्ष को और पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अश्विनी जी। आपने जहां से सोचना शुरू किया और जहां आपने खत्म किया, वहां से शायद सपा ने सोचा था, और देखिए रिजल्ट क्या हो गया। नहीं, वो उसको देखिए, उसको मैं कहूंगा कि जनता जो है हमें उस आशा के अनुरूप आशीर्वाद नहीं दे पाई। तो अब सपा ने भी कौन सा, हमने तो 73 सीट का तीर मारा था, सपा ने 37 सीट का मार लिया। क्या हो गया भाई? चलिए अच्छी बात है, लोकतांत्रिक पार्टी है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, हमको थोड़ा कम दिया, अगली बार वो जनता पूरा कर देगी उसको। ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी कभी जनता की कहीं कोई नाराजगी होगी, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। प्रत्याशी हमारा उनके मन मुताबिक नहीं होगा, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। निधि जी, क्या स्वीकार करने में मुश्किल हो रही है अश्विनी जी को? हार तो हार है भाई, जीत जीत है। मैंने तो कहा स्वीकार हो रही है। अनुज जी, यही भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं को ही साबित कर दी कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। स्वयं को साबित कर लेती है कि जहां तो सोचना बंद करते हैं, हम वहां से सोचना शुरू करते हैं, और अपने को ही काबिल समझते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग डिबेट में बैठते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग 80 की 80 सीट जीतने की बात करते थे, 80 की 80। और कभी कभी तो कोई कहता था 1 सीट हो सकता है समाजवादी पार्टी जीत जाए, नहीं तो। और परिणाम क्या आया? उत्तर प्रदेश की जनता ने, जहां से लोगों ने सोचना बंद कर दिया था, वहां से उत्तर प्रदेश की महान जनता ने सोचना शुरू कर दिया, और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया। केवल 37 नहीं साई जी, कांग्रेस को भी हमारे साथ जोड़ लीजिए। 43 MP राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है कीर्ति भाई, राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। हम जोड़ के कहां ले जाए? गठबंधन वाले भी नहीं तैयार पांडे जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम गठबंधन वाले भी नहीं तैयार हैं। संजय निषाद एनडीए वाले तो अभी की मांग कर रहे हैं, आपके भाई हम लेंगे, अपने समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ठीक है, मानने के तो आपके साथ वाले भी आपको नहीं मान रहे हैं, सुरताल अलग है। अरे हमारा किसी का बयान कहीं नहीं है, वो तो मान ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं हम सब पर लड़ेंगे। अब ये बताइए तो कहां पर वो है? अरे उनकी मजबूरी थी आपके साथ। करेंगे कि कौन कितने में लड़ेगा, कहां लड़ेगा, हम तय कर लेंगे। यही भ्रम तो आपको 2024 में भी था। 2024 में भी यही भ्रम था कि गठबंधन नहीं होगा, टूट जाएगा, अकेले लड़ना पड़ेगा, कैसे लड़ेंगे। अभी तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, एक बार भ्रम साफ कर लीजिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग 403 विधानसभा पे तैयारी कर रहे हैं। जिसके हिस्से में जो सीट जाएगी वो लड़ेगा, लेकिन हमारी तैयारी 403 विधानसभा सीटों की है,
और पूरी मजबूती और ताकत के साथ। और राहुल जी जनता की ने भी जो है। आशीर्वाद 2024 में आपको आपकी थी, 27 में साफ करने के लिए पूरी तरह तैयार। 24 में बंगाल और बिहार को याद रखिएगा कीर्ति भाई, बंगाल और बिहार याद रखिएगा। अरे बंगाल बिहार बंगाल लूट और लीजिए ना बिहार। चुनाव, उत्तर प्रदेश को भी लूट लीजिए, बेईमानी से ही लड़ा अरे है, आप लोगों इलेक्शन को कमीशन हारने के में रोने कार्य क्यों करना लगते है। हैं भाई आप लूट लोग? लीजिए कभी चुनाव। ईवीएम है, कभी लीजिए लूट चुनाव। लिया, अरे कभी और लूट क्या? लिया, कभी ईवीएम है, कभी जनता अरे का जब भी कह रहे इलेक्शन जनता कमीशन मालिक है। को बात सुननी अभी ही तो नहीं आप है, जनता को मालिक बता रहे थे। कंप्लेन पर कार्रवाई ये नहीं ये करना है, रोने तो लूट वाली लीजिए आदत इलेक्शन। विपक्षी कब जाएगी? कब जाएगी नहीं, कीर्ति लूट भाई? लीजिए इलेक्शन, उत्तर कब प्रदेश जाएगी? लूट लीजिए। अभी तो लेकिन आप याद कह रहे रखिए, थे, अभी तो आप उत्तर कह रहे थे प्रदेश जनता ने हमको क्रांतिकारियों की आशीर्वाद दिया। अभी तो कह रहे थे की जनता धरती ने है आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश में लूट नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, कोई उपचुनाव नहीं है कि आपका दरोगा पिस्टल लेकर के मतदाताओं को हड़काएगा। ये उपचुनाव अरे नहीं है कि सारे एक जाति विशेष के नहीं, लोगों को हम बैठा कहाँ के कह रहे लोग हैं? बेईमानी करेंगे। हमने कहीं पर भी जो और है जहां गुंडागर्दी नहीं होने दिया बंगाल में। आजमगढ़, हमने बंगाल में गुंडागर्दी नहीं होने दिया, बिहार में गुंडागर्दी नहीं होने दिया, बूथ नहीं लूटने दिया। क्या हासिल हुआ? और चुनाव का नतीजा देख लीजिए, रामपुर में आपका क्या उत्तर हासिल हुआ? प्रदेश में भी आपको गुंडागर्दी करने का मौका नहीं देंगे। और उसके बाद चुनाव देखा जाएगा। और जहां बेईमानी से चुनाव जीत रहे हैं, दरोगा का पिस्टल दिखा रहा मतदाताओं को, वो सारी सीटें हारेंगे आम चुनाव। अरे वो आपके गुंडे थे जिनको पिस्टल दिखा रहा था, वो सपा के गुंडे थे जो जा रहे थे लेकर वहां। नहीं, वो मतदाता सब गुंडे ही हैं। कीर्ति जी आपको भी रोक रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नजर में अश्विनी जी आपको भी रोक रहा हूं मैं रोहन जी आपके पास आ रहा हूं। रोहन जी, कांग्रेस इस सर्वे में बिलीव करती है कि नहीं, या फिर आपका सर्वे जो दिल्ली से तय होता है, या फिर सिफारिश को मानते हैं या नहीं? इस बार क्या पैटर्न होगा कांग्रेस का? अनूप जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काम करने का एक तरीका है जिसमें हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट और दूसरे एजेंसीज की भी मदद ली जाती है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको फिर से पहले बताया, फिर से दोहरा रहा हूं कि ये देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, इंडिया गठबंधन के सारे साथी, जिसमें समाजवादी पार्टी और अभी जैसा आपने कहा था, जिक्र शुरू किया था, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग जब लड़ने उतरेंगे तो ये मैदान ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। क्यों हार चुकी है? क्योंकि जिस राम के नाम पे सत्ता में आए, 91 से उस राम के नाम पे लूट मची हुई है। वहां पर इन लोगों ने देखा कि प्रभु राम को जो लोग छोड़ नहीं रहे हैं, वो देश के प्रदेश के लोगों के साथ कहाँ होंगे। एंटी इनकम्बेंसी, इन फाइटिंग सब कुछ है भारतीय जनता पार्टी में। उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का वो आलम है कि लेखपाल से लेके डीएम, एसएसपी, सारे लोगों के नाम आते हैं। सब लोगों को क्या क्या बातें शुरू हो रही है। पूरा प्रदेश अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर लूट लिया, ठेकेदारों ने। उसके बाद क्या रहा, जनता को क्या मिल रहा है? कहीं सड़क धंस जा रही है, कहीं नाले में कार गिर जा रही है, उसमें डूब के मर जा रहा है, कहीं किसी और तरीके से जान चली जा रही, कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं। बात बस इतनी सी है ना कि अब देश की जनता जाग चुकी है, जिसका उदाहरण हम लोगों ने गुजरे 2-3 दिन पहले देखा ही। पिछला एक हफ्ता ही पूरा राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा। तो हम इन चीजों को समझना भी चाहिए कि ये सारी चीजें क्या चुनाव में इफेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगे। तो आप जब देखेंगे पाएंगे कि असंतोष है, विजुअल। जैन जी ने बस क्या किया, जो असंतोष था उसको विजुअल कर दिया, फ्रंट पे ला दिया। उन्होंने डरना बंद कर, मतलब डर से लड़ना सिखा दिया लोगों से। और बड़ी चीज है, आप समझिए, ये सरकार दबाव में आई तभी तो धर्मेंद्र जी का इस्तीफा ली ना। अगर दबाव में अगर जैनजीज ने इतना बता दिया है रोहन जी, तो इतना बता दीजिए कि इस बार सर्वे पे चाहे जो भी हो, सर्वे तो आप अपने नेताओं पे कराएंगे, लेकिन क्या सबसे ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा कांग्रेस की तरफ से? देख लिया युवाओं की ताकत आपने। अनूप जी, 2022 में प्रियंका जी उत्तर प्रदेश प्रभारी थी। हम लोगों ने लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रोग्राम और कई सारी नीतियों को लागू किया, चुनाव कराया, पूरी सारी सीटों पे चुनाव लड़ा था हम लोगों ने। अपने गठबंधन के 1-2 छोटे दल थे, समाजवादी पार्टी उस वक्त हमारे गठबंधन, हमारे साथ नहीं थी गठबंधन में। उस वक्त उस चुनाव में प्रियंका जी का एक विजन है, काम करने का तरीका है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को उसी तरीके से पिछले 2018 के एंड से उसी तरीके से चला और देख रहे हैं। अब उसका क्या रिजल्ट हमें नहीं मालूम, अभी कैसे आएगा, समय के साथ हम लोग उसको बेहतर ही कर रहे हैं। तो लेकिन मेरा एक मानना, प्रियंका जी का जो विजन था उसको हम लोगों ने, माननीय अजय राय जी और सारे लोगों ने, और प्रभारी गौतम जी ने भी, मतलब सारे लोग उस विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। नौजवान, महिलाएं, समाज के उन वर्ग का जिनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है, जिनका रिप्रेजेंटेशन
उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, उसको सुधारने की कोशिश है। जो ये स्ट्रक्चरल इंडियन पॉलिटिक्स की जो उसमें यूपी का जो एक 1989 के बाद से देखा जाए तो एक बड़ा फर्क आया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2009 तक आपको याद होगा, इवन 2012 में भारतीय जनता पार्टी भी हाशिए पे थी, चौथे नंबर की पार्टी थी। फिर 2017 में चौथे नंबर से डायरेक्ट एक नंबर की, पहले नंबर की पार्टी हुई थी। बात बस इतनी सी है ना कि 2012 का चुनाव की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तो उस स्ट्रक्चरल चेंज को रिवर्स करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन जनता उस चीजों को समझ रही है और हम लोग भी उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आता हूं कौशिक जी आपके पास। अश्विनी जी भाई कौन से सन में चौथे नंबर पे थे हम लोग, थोड़ा सा एक बार दोहरा दीजिए, सुन नहीं पाए। उत्तर प्रदेश 2009 के चुनाव में था, सॉरी, विधानसभा चुनाव नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव, सॉरी। तो चौथा में तीसरे पर कौन था? तीसरे पर कौन था? तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। अच्छा, 2009 में? जहां तक मुझे देखना पड़ेगा, मुझे जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए छोड़िए, एक बार चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं एक बार बताना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में पूरे 400 सीटों पर लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं। पहली चीज, इनकी प्रियंका गांधी जी आई थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, और पंजाब गई वो सब भूल गए, खत्म हो गई। यहां भी लड़कियों को कितना लड़ाया सबने देखा ही देखा। तो ये इन लोगों का ये नारा है, ये विजन है बहुत। और 89 से, इसीलिए 89 से ये लोग दूर दूर तक सत्ता में नहीं है उत्तर प्रदेश से। 89 से गायब हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश की ये स्थिति हो गई, इसीलिए अश्विनी भाई नहीं, हम लोग, आप कहते हैं ना कि हम लोग आपके सहयोगी भी, आपके सहयोगी 4 बार मुख्यमंत्री रहे। प्रदेश की उत्तर जनता रो प्रदेश रही है खराब कर दी लोगों ने। विपक्ष, अश्विनी भाई, आपके सहयोगी ना, आप मुझे बताइए 1989 के बाद कहीं पर कुछ बना? मतलब बना होंगे, सड़क बने, सड़कें बनी और बहुत सारी चीजें बनी होंगी, लेकिन मैं अपने इलाहाबाद की बात करूं, मैं अपने इलाहाबाद में देखता हूं कि 1989 से पहले जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जो चीजें थी, उन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा कुछ नहीं बना। सड़कें बनी हैं बस पूरे प्रदेश में मेरे भाई। प्रदेश में मतलब प्रति व्यक्ति आय प्रदेश में और दूसरे मानकों पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हैं, उसमें प्रदेश की क्या स्थिति है? अगर मैं आपको सिलसिलेवार यहाँ बताना शुरू करूंगा तो पूर्व की सारी सरकारों को जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब ले लीजिए रोहन भाई। आपने ये सवाल करके अपने साथी जो आपके बैठे हैं पांडे जी, इनके ऊपर भी सवाल कर दिया। 4 बार मुख्यमंत्री, इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज मैं प्रयाग की जनता से पूछता हूं, जब जाता हूं प्रयाग, तो हमें दिखता है कि प्रयाग में क्या नहीं बना है। क्या बनाया? एक चीज बता दीजिए अश्विनी जी, एक शहर कोई भ्रमण कर लीजिए। मैं एक चीज बता दीजिए, मेरा शहर मैं कहता हूं ना रोहन भाई, मैं नेशनल 27 की टीम से कहता हूं कि हम 5 लोग चले और भ्रमण कर ले उत्तर प्रदेश का। क्या नहीं बना है, ये बात है ना। तो 89 के बाद, 89 सुनिए, 89 में कोई 9 साल हो गया नहीं था, कुछ नहीं बना। कि मेडिकल कॉलेज इतने थे नहीं थे, मेडिकल की सीटें इतनी बड़ी थी नहीं बड़ी थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था नहीं था। आपके प्रदेश में आज जो है ब्रह्मोस बनता आपने था, हमने चालू करा दिया। लीलैंड की फैक्ट्री, स्कूटर इंडिया बंद हो गया था, हमने चालू करा दिया। कहां है आज जो है लगभग 80% मोबाइल। चलिए हम सर्वे की बात कर रहे हैं, अश्विनी साई जी, रोहन जी, हम सर्वे की बात कर रहे हैं। हम शायद एक दूसरे पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं। कौशिक जी, मुझे लगता है कि ये जो सर्वे है, सर्वे नामक जो चीज है, ये कहीं ना कहीं एक टूल किट की तरह हो गया है कि अगर किसी विधायक का टिकट काटना आपको, तो आप डेटा दिखा दीजिए, भाई आपका सर्वे में तो नाम देखिए बहुत नीचे है, और वो बंदा सिटिंग विधायक भी हो तो हिम्मत नहीं कर पाएगा आपको क्रॉस करने की, क्योंकि ये डेटा के आधार पर होता है। लेकिन यही आप देखिए, यही अगर कोई दूसरे दल का भारी भरकम नेता आता है, सर्वे फेल। कोई जातिगत जनगणना वहां सेट हो जाए, सर्वे फेल, वो नेता बन जाता है। तो क्या सर्वे का सिर्फ इस्तेमाल इसलिए है कि विरोध नहीं हो? मैंने तो कहा ही ना नबी जी अभी, तो कहा अनूप जी कि निश्चित तौर से कुछ लोगों का मुंह बंद करने के लिए सर्वे कराए जाते हैं। जैसे भी कांग्रेस के आपने प्रवक्ता ने पूछा
जैन जी पे अब तो युवाओं को तो आप टिकट ज्यादा देंगे। राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे ना, क्या कहा था उन्होंने? मेरी टीम में 60% से ज्यादा यूथ होंगे। इस्तीफा देते समय क्या कहा? खड़गे साहब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस में, उन्होंने एक सबसे बड़ा वायदा किया था कि 50% से ज्यादा मेरी टीम में युवा होंगे। क्या हुआ उसमें टीम में पूरी का? आप सर्वे कर लीजिए। ये कहना बहुत आसान होता है। निश्चित तौर से ये भी आपकी बड़ी बात की, आपने कहा कि एट ए टाइम में कोई बड़ा नेता एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाए तो तत्काल उसको टिकट दे दी जाती है। समीकरण फेल, सर्वे फेल, सब कुछ फेल हो जाता है। तो ये तो नेताओं को समझना पड़ेगा कि निश्चित तौर से मेहनत करने वाले। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? सबसे आप देखेंगे व्यवस्थाएं क्या है। अब तो सब तो लेन देन भी होता है पीछे के पर्दे से। कहा जाता है पार्टी कैसे चलेगी, संगठन कैसे चलेगा। कभी कभी तो हमने बोली बोलते भी देखा है। बसपा में तो खुल्लम खुल्ला होता था, लेकिन हर राजनीतिक दल में होता है। मैं बड़ा ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन होता सब में। मैं वही कह रहा हूँ कि जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, जो जाकर के झाड़ू लगा रहे हैं, व्यवस्थाएं टाट पट्टी बिछा रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं का क्या हो? वो कार्यकर्ताओं तो मैंने कई देखे हैं कि बेचारी जिंदगी निकल गई, उनको तो सभासद की टिकट भी नहीं मिली, एमएलए एमपी तो दूर रहा। ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान भी नहीं होता, लेकिन उनका जब बात करेंगे तो मर मिटने जैसी बात करेंगे पार्टी के लिए। डेवोटी वही होते हैं। लेकिन उनके साथ क्या होता है ये भी हमने देखा है। कभी कभी बड़ी सिफारिश हो जाती है, कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़ रहा है तो बड़े पार्टी के लीडर ये तय कर लेते हैं कि उनके सामने थोड़ा कमजोर प्रत्याशी उतारना है। आपस में अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो जो व्यक्ति बड़ा मेहनत कर रहा होता है उसके तो अरमा कहां चलेंगे पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल। इन सब चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि निश्चित तौर से सर्वे होते हैं और सारी पार्टियां सर्वे कराती हैं। वो एक फॉर्मूला है उनके पास। कभी कभी मैंने देखा भी है कि सर्वे के आधार पर रेट भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। लोग कहते थे कि अब आपका नाम वाम है नहीं, कुछ क्या है कैसे है, अब नेताजी से बात करनी पड़ेगी, क्या हो यहाँ भी मोलभाव शुरू हो जाता है, मोलभाव की स्थिति हो जाती है। तो ये सब ठीक है, सब चलता है। लेकिन अश्विनी जी ने एक बड़ी बात कह दी कि साहब कहाँ छपा था, कौन से अखबार में छपा था कि मुख्यमंत्री जी के कहने से टिकट नहीं दी गई। तमाम मीडिया में चला अश्विनी जी, पर किसी बड़े नेता ने ये नहीं आकर के कहा कि ये रिपोर्ट अश्विनी जी ने नहीं पढ़ा होगा शायद, इसीलिए उनको नहीं दिखा होगा। ये भी किसी बड़े नेता ने ये नहीं कहा कि साहब ये गलत किया होगा किसी को आकर के। तो ये सब चीजें ठीक है, सर स्वीकार भी करनी चाहिए। और वो ऐसा नहीं कि आपकी पार्टी में, हर पार्टी में। मैंने तो कांग्रेस का भी कहा, ये अनूप जी बैठे हुए हैं रोहन सिंह जी 2022 में तमाम ऐसे लोग निकल के आए थे कांग्रेस के लोग ही, जिन्होंने कहा कि सब 5 लाख में 4 लाख में टिकट बेच दी गई। और जो लोग सालों से तैयारी कर रहे थे वो टिकट से दूर रहे, रोए भी वो मीडिया के सामने आकर के। ये भी ऐसे दृश्य हम लोगों ने देखे हैं। तो ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि नहीं साहब, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी कभी कभी छोटे राजनीतिक दलों में ऐसा होता भी है कि ठीक है जाकर के थोड़ा बहुत दिया और केवल एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए हो जाएगा। चलो एमएलए का चुनाव तो हम लड़ ही लिए। ये सब चीज कभी कभी हमने उस जमाने में भी हमने देखा जब नेताजी मुख्यमंत्री थे और एनडी तिवारी साहब मुख्यमंत्री थे, ये देखा कि नहीं अच्छा बुला के लाओ को उस विधानसभा में 2-4-5 टिकट वोट कौन काट देगा। उन्होंने कि वो राम सिंह काट देंगे। बोला ठीक है, राम सिंह को 2 लाख की व्यवस्था अलग से कर दीजिएगा और वो सामने वाली पार्टी का वोट तो काटेगा कम से कम। चलो समीकरण सेट हो जाएंगे। ये समीकरण काम करता है चुनाव में, यही समीकरण। कौशिक जी, एक सवाल मेरे जहन में था, आपने बहन जी का नाम ले लिया। हम देखिए कांग्रेस सपा और बीजेपी के साथ तो है, लेकिन बहन जी को छोड़ दें यूपी में ऐसा नहीं हो सकता है। तो बहन जी का आखिर सर्वे कैसे होता होगा? वो तो घर से निकलती नहीं है, तो आखिर वो सर्वे किस तरीके से हो या फिर वो कैसे तय कर लेते? क्या आज भी वही फॉर्मूला है जिसका आप जिक्र कर रहे थे? नहीं, वो तो देखो सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे उनके कार्यकर्ता बताते हैं उनके नेता कि चलो एक बार हम लोग दे आए और किसी बड़े को टिकट देती तो वो हमारा वापस हो जाता है, ईमानदारी से वो रखा नहीं जाता। सामने वाले ने कुछ ज्यादा पहुंचा दिया तो पिछले वाले का वापस हो जाएगा। और इसमें देखो अनूप भाई कोई गलत बात भी नहीं है। संगठन चलेगा कैसे, पार्टी कैसे चलेगी, रैलियां कैसे होंगी, हेलीकॉप्टर में लोग कैसे घूमेंगे, खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी, ये भी एक कड़वा सच है, इसको भी स्वीकार करना होगा। बिल्कुल। मैं अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं। जब आपके पास दुनिया के सबसे बड़ा संगठन है, पार्टी है आपके पास, पन्ना प्रमुखों की फौज है,
तो फिर सर्वे की क्या जरूरत पड़ जाती है आपको? क्या अपने जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके फीडबैक पर भरोसा नहीं होता है क्या? मैंने आपसे पहले ही कहा कि कम से कम 3-4 लेयर का सर्वे होता है, पार्टी संगठन का होता है, पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तक, ये सर्वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक जाता है। दूसरा एजेंसियों का सर्वे होता है, सबको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। और जहां तक आपने अभी बात कही कि वो दूसरे पार्टी के लोग आते हैं और यहाँ पर शामिल हो जाते हैं, उनके लिए कोई सर्वे नहीं है। तो सीटों को ए, बी और सी, डी कैटेगरी की बांटी जाती है सीटें, और उसके हिसाब से जो है हमारे यहाँ प्रत्याशी की बात होती है, तय होती है। और मान लीजिए कि कुछ सीटें 400 सीटों पर लड़ने के लिए हमारे पास कैंडिडेट हैं, अगर हमारे अन्य दल भी आते हैं तो हम लगभग 250-300 सीटों से ऊपर लड़ते हैं हम। तो उस सीटों पर लड़ने के लिए हमारे पास कैंडिडेट हैं, तो 10-5% जो है ऐसे लोगों को भी, क्योंकि राजनीति है, ये राजनीति में हर जगह वो है कि भाई चुनाव होगा तो कुछ दल के प्रभावशाली लोग वहां से इधर आएंगे, इधर से उधर जाएंगे, ये होता रहता है। और हर दल में होता है, कोई ऐसा नहीं है किसी एक ही दल में होता है। उनका प्रभाव क्षेत्र देखा जाता है, उनकी मजबूती देखी जाती है। क्योंकि अब एक आपको उदाहरण बता रहा हूं, हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी में आए। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उससे जो है ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उसमें आया था, मेरे पास कहीं होगा कि ये तो हमारे यहाँ कूड़ेदान में, डस्टबिन में थे। भाई वो डस्टबिन में थे उनके यहाँ, हमने उनको प्रभावशाली देखा, हमने उनको आज मंत्री बना दिया। तो ये चीजें, चाहे आज जो है मुख्यमंत्री जी हैं हमारे यहाँ विश्व शर्मा जी, वो कुत्ते को बिस्कुट हाउजी खिला रहे थे। यही सवाल तो था अश्विनी जी कि भाई आप, अभी भी मैं वही कह रहा हूं कि दूसरी पार्टी से कोई भारी भरकम नेता आता है तो आपके लिए सर्वे फेल हो जाता है, आपका वो आदमी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अनूप जी, और इस बात को आपने खुद स्वीकारा अश्विनी जी। अब मेरे पास तो पूरी फेहरिस्त है, पूरी फेहरिस्त है, मैं बता दूंगा आपको। आप देखिए, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने जो कहा उसको फिर से दोहरा देता हूं। मैंने कहा कि 400 सीटों पर हम चुनाव लड़ते हैं, उसमें 2-4-5 सीटों की व्यवस्था होती है। सिर्फ 2-4-5 को हम रखेंगे, सिर्फ 2-4-5 बस इतना बता दीजिए। और कितने आते हैं? 2-4-5 वो आते ही आते हैं। कौशिक जी, सिर्फ 2-4-5 हम पूरे 400-500 सीट हम लड़ा देते हैं। क्या अनूप जी, 2-4-5 सीटें ऐसा है कि वो चीजें रहती हैं और वो उनका प्रभाव, उनका राजनीतिक कद देखकर उनको टिकट दिया जाता है। लेकिन उपेक्षित तो हो जाते हैं आपके कार्यकर्ता ना, जो सालों से तैयारी कर रहा है। हाँ, जो सालों से तैयारी कर रहा है अश्विनी जी, आपका कार्यकर्ता जो सालों से तैयारी कर रहा है, जिसका आप 2-4-5 कह रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं, हाँ, चलिए आपकी बात में मान लेता हूं कि 5 की जगह हम 10 करते हैं, तो 390 सीट है ना हमारे कार्यकर्ता के लिए, हमारे विधायकों के लिए, हमारे विधायकों के लिए है ना 390। उस पर लड़ाएंगे, हम लड़ाते ही हैं। ये तो सबके यहाँ अकोमोडेशन होता है। सर्वे कहीं, देखिए, सर्वे से जड़ तक की चीजें निकल कर आती हैं। अगर 2-3 लेयर का सर्वे होता है तो उसमें एक कॉमन चीज निकल के आती है कि हाँ, कहीं विरोधाभासी चीजें आ गई तो फिर क्या करेंगे आप? कहीं कहीं होता है। लेकिन ये सर्वे इतना मायने क्यों? मुझे ऐसा लगता है एक सैंपल पेपर होता है, आप समझ लीजिए। आप इससे पूरे जनता का मूड नहीं समझ सकते हैं, और सर्वे हर बार सही हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, सर्वे क्यों नहीं, आप भाई नौकरी के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू होते हैं ना आपके, तो क्या आपका पीछे से कोई गांव से, आपके शहर से कोई पीछे आदमी लगा थोड़ा ही रहता है। लेकिन एक बार वेरिफिकेशन के लिए भी आदमी भेजता है। आजकल थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी होता है नौकरियों में। क्यों होता है? इंटरव्यू आपने दिया, वेरिफिकेशन, उसके बाद आपके कागजात देखे गए, लेकिन वेरिफिकेशन हुआ, तो चीजें आई कि नहीं आई। इसलिए ये चीजें जो है, सर्वे और वेरिफिकेशन में बहुत फर्क है। आप सर्वे करा रहे हैं टिकट के लिए, आप इसको कहीं और मोल्ड कर रहे हैं अश्विनी जी। मैं कह रहा हूं कि बहुत फर्क हो जाता है। कर रहा हूं मैं। ये राजनीति है, आपका कॉर्पोरेट कल्चर है। तो भाई आपने तो इंटरव्यू दिया, आपने कागज दे दिए सारे, लेकिन वेरिफिकेशन हुआ आपका, क्यों जरूरत है आपकी? आप वहां पर कर लीजिए। यही कॉर्पोरेट कल्चर तो आप वहां लेकर आ रहे हैं। यही इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि एक बहाना हो गया है, कॉर्पोरेट बहाना कि भैया आपका टिकट कटना है, तो हम आपको बता रहे कि सर्वे में आप नहीं है, कहीं पे टिकट काटने का बहाना हो गया है। ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 50% का टिकट काट चुकी है अपने विधायकों का। कहीं से कुछ ऐसा नहीं उठता है। हमारा एक वो है कि जो आदमी काम नहीं करेगा, परफॉर्मेंस नहीं देगा, उसका टिकट कट जाएगा।
हम तो उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं हर चुनाव में। देखिए, गुजरात हो, यूपी हो, बिहार हो, हमने टिकट काटा है। राजस्थान हो, हमने टिकट बल्क में काटे हैं। टिकट नॉन चलिए, मैं कीर्ति जी आपके परफॉर्मिंग पास जो आ भी रहा हूं। होगा वो चुनाव में नहीं टिकट पाएगा। जी कीर्ति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पिछले चुनाव में आपका इंटरनल असेसमेंट था भाई कि आखिरी वक्त पर भारी संख्या में दल बदलुओं को टिकट दे दिया आपने, है ना? और इस बार इन सर्वे में दल बदलुओं को रोकने में कैसे कामयाब होंगे आप? कोई आए फिर उनको टिकट दे दें, आपका सर्वे कुछ और कह रहा है, जमीन पर कोई और काम कर रहा है, इंटरनल असेसमेंट बताया जा रहा था। देखिए अनूप जी, मैंने पहले यही कहा कि सर्वे पूरी तरह टिकट पाने का आधार नहीं। सर्वे सिर्फ संकेत मात्र है। सर्वे सिर्फ संकेत देता है कि क्षेत्र में कौन से लोग एक्टिव हैं, कौन से लोग नहीं है, किसकी जनता में लोकप्रियता है, किसकी। सर्वे टिकट का पूरा आधार नहीं है। आधार जो टिकट का है वो मूल रूप से वर्कर की फीडबैक, बूथ स्तर से लेकर के और जिले स्तर तक की कमेटी का जो फीडबैक जाता है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार खुद जनपदवार वर्करों से संपर्क में है, कभी किसी से टेलीफोनिक वार्ता, कभी किसी से, और लगातार फीडबैक लेते रहते हैं। उस फीडबैक के आधार पर और उस मूल रूप से जो जिताऊ है उम्मीदवार उसी को बनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी करती है कि जीत ही आधार है टिकट पाने का। जो जीतेगा, जीतने का जिसका चांस ज्यादा है वो टिकट, ये प्रयास समाजवादी पार्टी करती है। सहयोगी दलों के साथ सर्वे चल जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं मजबूत भी हैं, सर्वे में आप मजबूत है, लेकिन अगर सहयोगी दल वहां हट धर्मिता पर आ जाए तो सर्वे फेल हो जाता है, आपको उसे टिकट देना पड़ता है। देखिए अनूप जी, ऐसा है, अनूप जी ऐसा है कि किसी के साथ समझौता करना पड़े अगर, तो समझौते में कहीं न कहीं कंप्रोमाइज तो आदमी को करना पड़ता है। जब हमारे आपके बीच की भी अगर बात हो तो कहीं न कहीं अगर दोनों लोग हम लोग रिजिट हो जाए किसी एक बिंदु पे तो समझौता टूट जाए। तो समझौता, कंप्रोमाइज शब्द ही ऐसा है कि कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कहीं किसी के साथ अलायंस होगा तो समझौता करना। और एक बात तो मैं तो जहां तक मैं जानता हूं अपनी पार्टी के बारे में, सुनील कौशिक जी ज्यादा जानते होंगे, हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के रिज्यूम से हम लोग पार्टी में हैं। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी अध्यक्ष हैं। हम लोग ये जानते हैं कि पार्टी में किसी को टिकट मिलता है तो पार्टी की तरफ से कुछ सहयोग राशि भी उस उम्मीदवार तक दिया जाता है कि उम्मीदवार पार्टी की तरफ से या पार्टी को? पार्टी की तरफ से दिया जाता है। पार्टी की तरफ से उस कैंडिडेट को दिया जाता है, कोई चुनाव लड़े उसको उस पार्टी फंड से सहयोग राशि उपलब्ध कराई जाती है, कोई चुनाव लड़े। लेकिन कभी ऐसा नहीं हम लोग देखे कि हमारी पार्टी पैसा लेकर के टिकट दे रही। मेरी इस बात पे ना इत्तेफाकी है कि हम लोग श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के टाइम से आज तक कभी इस बात को नहीं महसूस किए, न जान पाए, न देख पाए कि हमारी पार्टी पैसा लेकर के किसी को टिकट देती। चलिए, एक सवाल मेरा है, स्थिति में हमारे पास पैसा कम हो, हाँ। हम कम सहयोग कर पाते अपने उम्मीदवार की, हम कम पैसा दे पाते हो चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है, सत्ता पक्ष तो आरोप लगाता है कीर्ति जी कि भाई अखिलेश यादव तो फॉरेन जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, यहां वहां ये चीजें, BMW, ये तमाम चीजें आरोप लगती हैं। तो फिर पैसा कम हो तो तमाम चीजें कैसे हो जाती हैं? आरोप तो लगाने के लिए कोई आरोप लगाए, लेकिन अब पार्टी फंड में से के पैसे से ये देखिए हमारे लगातार चल रहे हैं। जहाज और हेलीकॉप्टर से जहाँ जरूरत हो वहां जाएंगे ही, जाना पड़ता है। चलिए, एक सवाल मेरा है, मैं इसका जवाब आपसे लेना चाह रहा हूं। जो आरोप और प्रत्यारोप, देखिए दूसरी बात जो अश्विनी साई जी कहे कि कूड़ेदान से निकाल करके मैं समझा पावर तो पावर दे दिया, मैं टिकट बदल रहा हूं। इनके विधायक तो छोड़िए, इनके मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे फिर भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उत्तराखंड में इनके मुख्यमंत्री बार बार चुनाव हारते हैं और बार बार उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कौन सा मानक है, कौन सा सर्वे है इनका? निधि पांडे जी मुख्यमंत्री थोड़े बन पाएंगे, मुख्यमंत्री अखिलेश जी रहेंगे। बतौर मुख्यमंत्री हारते हैं, बतौर मुख्यमंत्री जनता नकारती है और केंद्रीय नेतृत्व उनको मुख्यमंत्री बनाता है। फिर से और इनके पास अपना मुख्यमंत्री पार्टी सत्ता में बढ़िया काम कर, ये तो उधार के मुख्यमंत्री से चला रहे हैं, उधार का मुख्यमंत्री हर जगह, चाहे वो बिहार हो, चाहे बंगाल हो,
चाहे आसाम हो, सब उधार के मुख्यमंत्री हैं। इनके कैडर में कोई मुख्यमंत्री बनने लायक है ही नहीं इनके पास। ना, ना, और ना। कहेंगे हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और दुनिया आपका की परिवार सबसे छोड़ बड़ी के कोई पार्टी बाहर के ही पास नहीं है भी मुख्यमंत्री लायक। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। क्या कीर्ति निधि जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मुख्यमंत्री क्या कीर्ति निधि पांडे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? बता दीजिए, ये बता दीजिए भाई पांडे जी। उसी दिन मसाला उतर जाएगा जो फोटो के चेहरे पर। ये जो है आप चिंतन करना चाहिए इनको कि ये क्या अपने को कीर्ति दुनिया निधि की जी सबसे बड़ी प्रदेश पार्टी राष्ट्रीय बताते अध्यक्ष बन हैं सकते हैं और इनके पास मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन नहीं सकते है। हैं? बताइए ना भाई। का मुख्यमंत्री भी, उधार का एमएलए भी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री छोड़ेंगे हमारी पद पार्टी के भी, तो उनकी हमारे पत्नी बन पार्टी के भी जाएंगी, 5-7 उनका एमएलए बेटा ले गए अपने पास। कीर्ति निधि हमारे आपके पार्टी चलो मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। रोहन सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहन सिंह जी, क्या लग रहा है जो सर्वे सपा करा रही है या फिर जो सर्वे आप करा रहे हैं उसके आधार पर कहीं टकराव के हालात भी बन जाते हैं? कि आप कह रहे कि भाई मेरा कैंडिडेट मजबूत है, सपा कह रही है मेरा कैंडिडेट मजबूत है, तो फिर साथ कैसे चलेगा? यहां किसका सर्वे मायने रखता है, कौन जानता है, कैसे पता चलेगा? जो चीज घटा ही नहीं, अब उसके लिए अपने तो खुद से कल्पना करके खुद से क्यों परेशान होना। लेकिन कौशिक साहब का एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा, और अश्विनी भाई भी इस चीज को जानते हैं अच्छे से, और कीर्ति भैया भी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का 2/3 टिकट भारतीय जनता पार्टी बांटती है पिछले 2 चुनावों से, और पैसा भी देती है, पूरा चुनाव लड़वा रही है। तो बल्कि हमारे भाई बैठे हुए अश्विनी भाई, उनसे जरूर ये पूछा जाए कि कौन कौन सीटों पे बहुजन का टिकट ये तय करवा रहे हैं और किस किस सीटों पे ओवैसी जी को लड़वा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अश्विनी जी इस उसी बार- पे सर्वे इस बार करा रहे होंगे रोहन भाई भाई, इस बार जो बसपा है- का टिकट कहां देना है? वही भाजपा टिकट इसको। हाँ जी, बात ये होती है ना कि अनूप भाई, होता जी। क्या है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पॉलिटिक्स अपने रॉ फॉर्म में है, राजनीति जन्म लेती है यहाँ से। तो अब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स हो गई आफ्टर मंडल एंड राम मंदिर आंदोलन। मेरे पास थोड़े समय की लेकिन- उपलब्धता कम है रोहन भाई, जी, इसलिए जी। मैं थोड़ा सा लेकिन क्षमा अच्छा चाह रहा लगा, हूं बिल्कुल। आप तमाम लोगों से मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 का रण तो है, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी सर्वे भी करा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सर्वे इस बात का भी सूचक बन गई है कि भाई किसी को अगर टिकट किसी का काटना है तो उन्हें बता दो कि सर्वे में आपका नाम नहीं है, सर्वे में आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं है। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि सर्वे ना तो जीत का ब्रह्मास्त्र है और ना ही हारने का एक बहाना, एक जरिया है आपको आईना दिखाने का कि अगर आपको हटाना है, टिकट काटना है, तो सर्वे का भी बहाना होता है। लेकिन इससे इनकार भी नहीं कर सकते कि सर्वे बताता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, किस ओर ज्यादा झुकाव लोगों का। लेकिन इस बार का सर्वे क्या वाकई किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में बिठाएगा या फिर मौजूदा पार्टी को सत्ता में काबिज रखेगा, यह तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए नेशन 27।